हेलो मेरे प्यारे जूनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू द 6th लेक्चर ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। तो आज के लेक्चर में हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और हम आज के लेक्चर में ये भी सीखेंगे कि अगर बारिश हो रही है तो किस डायरेक्शन में हमें अम्ब्रेला लगाना चाहिए। अगर हम देखेंगे आज इस क्लास में कि रिवर के केसेस क्या होते हैं, रिवर वाले भी सारे केसेस हम आज पढ़ेंगे, तो सारे केसेस तुम्हें बहुत अच्छे से बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करेंगे हम एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल थॉट क्या है हमारा कि लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। व्हाट इज योर कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन यानी कि आपको वो सारी चीजें जो आप आराम से कर ले रहे हो, वो सारी चीजें जो जब आप आराम में रह रहे हो उस वक्त आपको मिल रही हैं, तो यानी कि वो सब चीजें आपके कंफर्ट जोन के अंदर आती हैं। कोई भी चीजें अगर आप आराम से कर ले रहे हो वो सब आपके अंदर कंफर्ट जोन के अंदर आती हैं। लेकिन लाइफ आपकी ओरिजिनली कब शुरू होती है, रियल लाइफ आपकी कहाँ है? जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चीजों को अचीव करते हो, तब आपकी रियल लाइफ शुरू होती है, वही आपकी रियल लाइफ होती है। ठीक है, तो अगर तुम्हें सच में कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कोट। ओके, तो इसी के साथ अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, समीक्षा दक्ष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, समीक्षा दक्ष नीट गाइड टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जर्वर कहाँ बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को। जैसे कि अभी मैं हूं और मैं आसपास देख रही हूँ कि कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, किसी वेलोसिटी से चल रही है या खड़ी हुई है, रुकी है, एक्सेलरेशन है या नहीं है, ये सब चीजें मैं अगर कहीं पे ऑब्जर्व कर रही हूँ। अब मैं कहाँ बैठकर ऑब्जर्व कर रही हूँ? क्या मैं रोड पर खड़े होकर ही ऑब्जर्व कर रही हूँ, यानी कि मैं ग्राउंड पर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रही हूँ, या फिर मैं किसी कार में बैठ के ऑब्जर्व कर रही हूँ जो कार चल रही हो। अब वो कार कैसे चल रही है, अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में है वो कार, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है कार, तो मैटर करता है ना कि मैं ग्राउंड पे खड़े होकर चीजों को देख रही हूँ या फिर मैं किसी व्हीकल में बैठकर चीजों को देख रही हूँ। तो मैं कहाँ बैठकर देख रही हूँ, दैट इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज है जहां पर ऑब्जर्वर बैठकर ऑब्जर्वेशन करता है, यानी कि अपने आसपास की चीजों को देखता है। तो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? हम इसके लिए क्या लिखेंगे एक लाइन में? द फ्रेम इन विच ऑब्जर्वर सिट्स। हम क्या लिखेंगे? द फ्रेम इन विच ऑब्जर्वर sits and make observations। ठीक है, ऑब्जर्वर बैठता है और अपने आसपास के ऑब्जर्वेशंस को करता है जहां पर बैठकर, जिस फ्रेम में बैठकर। ठीक, तो मेरे पास दो तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। क्या होते हैं? दो तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बताओ, किसी ने अगर पहले पढ़े हो तो बताओ क्या होते हैं दो तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहला एक होता है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दो हो गए मेरे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हो गए। तो इनका मतलब क्या है? तो तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और नॉन इनर्शियल, दो नाम हो गए। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन हो रहा हो। ठीक है, द फ्रेम हैविंग एक्सेलरेशन। ठीक है, हैविंग एक्सेलरेशन।
तो ऐसा फ्रेम जिसके पास एक्सेलरेशन हो, या फिर हम कह सकते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम। मतलब जैसे मैंने कहा था ना कि मैं देख रही हूँ आसपास की चीजों को, कि आसपास की जो व्हीकल्स हैं वो चल रहे हैं या फिर रुके हैं, क्या है, मतलब जैसे मैं हूँ और मैं आसपास बैठ के आसपास की चीजों का ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ। अब मैं कहाँ बैठ के ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, अगर मैं जो हूँ वो किसी कार में बैठ के ऑब्जर्वेशन करूँ और वो कार जो है वो ए एक्सेलरेशन से चल रही है, तो फिर मैं क्या कहलाऊंगी कि मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूँ। ठीक है, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम कैसे इस चीज के एग्जांपल से समझ सकते हैं, कि जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास ये एक कार है, ठीक है, इस कार का क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, इस कार के अंदर एक पर्सन है, ये कोई पर्सन है इस कार के अंदर, ये आसपास की चीजों को देख रहा है, ये आसपास देख रहा है कि यहाँ पर भाई पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, कुछ भी है, तो ये आसपास की चीजों को देख रहा है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये पेड़ को ऑब्जर्व कर रहा है, या फिर यहाँ पर कोई भी चीजें हैं, पेड़ तो जैसे खड़ा हो गया, मतलब रुका हुआ हो गया, या फिर कोई और व्हीकल हो गया जिसको ये ऑब्जर्व करे, ठीक है, और कोई व्हीकल हो गया जिसको ये ऑब्जर्व करे। तो यानी कि ये जो ऑब्जर्वर हो गया, तो अब दिस ऑब्जर्वर क्या कहलाएगा, दिस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर हैविंग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, FOR करके लिख दिया है, तो हम क्या कहेंगे, इस ऑब्जर्वर के पास क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब हम कहें कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, तो ऐसा फ्रेम जिसके पास द फ्रेम हैविंग जीरो एक्सेलरेशन, यानी कि जीरो एक्सेलरेशन का दूसरा मतलब क्या हो सकता है, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो। ठीक है, अगर मूव कर रहा है, अगर वो मूव कर रहा है, जो फ्रेम है वो मूव कर रहा है, फ्रेम क्या, जैसे कि ये कार में बैठा हुआ था, ये वाला पर्सन, येलो वाला पर्सन, ये क्या है, कार में बैठा हुआ था, और कार जो है वो ए एक्सेलरेशन से चल रही थी, इसीलिए इस पर्सन का फ्रेम क्या हो गया था, नॉन इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर यही पर्सन जो है वो कार में तो बैठा है, ये कार में तो बैठा है, लेकिन ये अब की बार ये पर्सन यहाँ कार में बैठा है, लेकिन अब की बार ये क्या है, v वेलोसिटी से चल रही है, और v क्या है, कांस्टेंट। v कांस्टेंट होने का मतलब ही क्या है, एक्सेलरेशन जीरो होना। ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इसी में आगे प्रोसीड करते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि द फ्रेम एट रेस्ट, यानी कि इनर्शियल फ्रेम दो कंडीशन में हो सकता है। इनर्शियल फ्रेम या तो रेस्ट पर हो सकता है, या फिर अगर मोशन में है तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी वाला होगा। ठीक है, तो फ्रेम अगर रेस्ट पर है, तो जैसे कि ये जो पर्सन है वो कहाँ है, ग्राउंड पर, स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। तो अगर ग्राउंड पे खड़े होके ऑब्जर्वेशन कर रहा है कोई भी पर्सन, तो हम क्या कहेंगे कि वो पर्सन जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अच्छा, और फिर यहाँ पर ये दोनों हमारे क्लियर हो गए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस नॉलेज के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। तो रिलेटिव मोशन में हम दो चीजें पढ़ते हैं, या तो रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या है, रिलेटिव वर्ड का मतलब है किसी के साथ रिलेशन में, यानी कि किसी और के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी बॉडी है, जैसे कि सपोज करो, बेसिक सा एग्जांपल समझते हैं हम, जैसे एक ये क्या है, कार बनाई, कार या बस मान लेते हैं, इसे थोड़ी बड़ी बनाते हैं। इसमें क्या है कि एक तो बैठा हुआ है ए और एक बैठा है बी, ए और बी दो पर्सन बैठे हुए हैं इसके अंदर, और एक पर्सन है सी वाला जो पर्सन है वो कहाँ है, या फिर इसको थोड़ा सा पर्सन जैसा ही बनाती हूँ मैं, थोड़ा सा तो लगेगा कि हाँ भाई पर्सन है। तो ये एक पर्सन ये रहा और एक पर्सन ये रहा, ये ए वाला पर्सन है
ये ए वाला पर्सन है और ये बी वाला पर्सन है, ठीक है, दोनों ही बस में बैठे हुए हैं। उसके बाद दूसरा एक और पर्सन है जो कि सी वाला, सी नाम है उसका, और वो कहाँ है, बाहर। क्लियर, ये कहाँ है, एट ग्राउंड, ये ग्राउंड पर है। फिर उसके बाद ये दोनों ही बस में बैठे हुए हैं और ये जो बस है वो मोशन कर रही है, वेलोसिटी कुछ है इसकी, मूव कर रही है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये जो पर्सन है सी पर्सन जो कि ग्राउंड पे खड़ा है, मैं इससे पूछूं कि भाई बताओ कि ये जो ए वाला है इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, क्या? अच्छा पहली बात कि मैं अगर सी से पूछूं कि ये बताओ ए जो है वो मूव कर रहा है कि नहीं, बी जो है वो मूव कर रहा है या नहीं, तो ए सी क्या कहेगा, हाँ ए तो मूव कर रहा है, ए तो चल रहा है, बी क्या है, चल रहा है। क्यों क्यों चल रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये जिस कार में बैठे हुए हैं वो कार वो है चल रही है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो सी के हिसाब से ए मूव कर रहा है, सी के हिसाब से बी मूव कर रहा है, ठीक है, क्लियर बात। अब बात ये आती है, अभी मैं कहूं कि ए से पूछो कि बताओ बी क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, तो बी क्या कर रहा है, बी वो कहेगा कि ये तो रेस्ट पे है। अब ये सिचुएशन पता है कैसी है, जैसे कि इमेजिन करो जब तुम स्कूल वैन में जाते थे, अपने स्कूल जाते हो, तो क्या होता है कि तुम्हारी मदर तुम्हें छोड़ने आई स्कूल वैन तक के लिए, ठीक है, वहां तक अपने घर से वैन का जो स्टैंड है जहाँ पे आती है वैन, वहां तक छोड़ने आई, ठीक है। तो मदर कहाँ है, ग्राउंड पे ही खड़ी है, लेकिन तुम बैठ जाते हो बस में, अपने अपने बैठ गए तुम बस में, तुम भी बैठे हो, तुम्हारा फ्रेंड भी बैठा है। अब तुम सोचो तुम्हारी बस चल पड़ी, तो तुम्हारी बस चल पड़ी तो तुम्हारी मदर से पूछा जाए कि बताओ क्या तुम्हारे बारे में पूछा जाए कि तुम्हारी मदर से पूछें कि बताओ क्या तुम्हारा ये मतलब जो तुम हो कि वो मोशन में है या नहीं, तो तुम्हारी मदर कहेगी हाँ वो तो मोशन में है। लेकिन अगर तुम्हारे बारे में मैं उसी वक्त तो तुम्हारे बारे में तुम्हारे फ्रेंड से पूछूं जो बस में ही बैठा हुआ है, तो उससे हम क्या कहेंगे, तो वो कहेगा अरे नहीं ये तो मेरे साथ ही बैठा है, ये कहाँ, ये तो चल ही नहीं रहा है, ये तो रुका हुआ है, मेरे साथ ही तो बैठा है। तो यानी कि तुम हो वही, लेकिन दो अलग अलग लोगों से पूछने पर तुम्हारी अलग अलग वेलोसिटी आ रही है, तुम्हारे बारे में अलग अलग बातें बताई जा रही हैं, तुम्हारे मोशन के बारे में अलग अलग चीजें बताई जा रही हैं। तो यानी कि ये हो क्या रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये रिलेटिव मोशन है। क्यों, क्योंकि हम किसी और के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। पहले हमने मदर के रिस्पेक्ट में बात की क्योंकि मदर कहाँ थी, ग्राउंड पे थी। फिर दूसरी बारी में हमने बात की तुम्हारे दोस्त के रिस्पेक्ट में, वो दोस्त तुम्हारे ही साथ बैठा हुआ था। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी का, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यही है कि हम एक बॉडी का मोशन जो है वो दूसरे कई और चीजों के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि इसके हिसाब से क्या है, इसके हिसाब से क्या है, जैसे मदर के हिसाब से क्या हो रहा है मोशन, है ना, फ्रेंड के हिसाब से क्या है मोशन, क्लियर है। अच्छा, तो रिलेटिव मोशन में तुम दो चीजें पढ़ोगे, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो रिलेटिव मोशन के बारे में मैं लिखूं तो वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन जो भी हम पढ़ेंगे ऑफ वन बॉडी, किसी एक बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। तो वही डेफिनेशन हो गई। तो व्हाट इज रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का मतलब है कि एक बॉडी का मोशन, मोशन में भी क्या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन भी देखोगे, तो एक बॉडी का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन यानी कि मोशन दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम इसके बारे में थोड़े से और डिटेल में क्वेश्चन करते हैं। तो मैं अभी तुम्हें दो एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक कार है ये ए, ठीक, जो कि इधर की तरफ ये चल रही है वी ए वेलोसिटी से। ये वी ए जो वेलोसिटी है इसकी, ये क्या है इसकी, हमने कहा कि ये इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मतलब है ये है कि अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वी ए, व्हाट इज वी ए, वी ए इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है ए की, या फिर जो कि क्या है, या फिर कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सेम अभी मैंने कहा कि एक और ये कार है बी, ये भी इस तरह से मूव कर रही है, ये वेलोसिटी ऑफ बी हो गई। तो ये बी वी क्या है, सेम अगेन एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी, या फिर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब भी हम देखते हैं दैट इज क्या है, वो एब्सोल्यूट होती है। अब मैं कहूं कि मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हम इसी तरह लिखते हैं जो पहले लिखा है, तो क्या है, ए की वेलोसिटी बताओ बी के रिस्पेक्ट में, मतलब हम ये बी से पूछें कि बताओ भाई ए की वेलोसिटी क्या है, ये वाली बात। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए वाली कार, ठीक है, तो कार ए लिख दूं, कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी। तो कार बी के अकॉर्डिंग कार ए की क्या स्पीड हो, वेलोसिटी होगी, तो वो हम कैसे, अब न्यूमेरिकली कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। अच्छा ये चीज हम कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वी ए प्लस माइनस का वी बी वेक्टर। यानी कि ये क्या किया गया है, जब हमसे ये पूछा गया कि ए की वेलोसिटी बताओ बी के हिसाब से, हिंदी में तो इसी को ऐसे ही बोलेंगे ना, ए की वेलोसिटी बताओ बी के हिसाब से, तो ए की वेलोसिटी में ऐड कर दिया बी की वेलोसिटी का नेगेटिव वेक्टर, यही तो हुआ है ना। मैंने जब बी किया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी के हिसाब से, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर इस तरह से लिखना पड़ा। तो इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर्स में पढ़ के आए हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए जब पूछा किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो बी की ही वेलोसिटी को नेगेटिव वेक्टर बना के जोड़ दिया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा दे सकती हूं कि ये मेरी क्या है, कार ए, जिसके पास इधर इसकी ओरिजिनल वी ए तो थी ही, लेकिन हमने क्या कर दिया, अब नेगेटिव वेक्टर बनाएंगे। तो ये देखो ऊपर वी बी जो है, यहाँ पर ये ऊपर ये वी बी जो है ये इस डायरेक्शन में है, तो मुझे इसका नेगेटिव वेक्टर बनाऊंगी तो ऑब्वियसली वो इधर हो जाएगा। तो नेगेटिव वेक्टर बना के हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये हो गया इसका नेगेटिव वेक्टर। तो यही चीजें ये दोनों क्या हो गई है, ऐड हो गई है, ठीक है। तो मैंने ये एक रिप्रेजेंटेशन बताया है, ठीक है। अब बाकी आगे हम इसको डिटेल में थोड़ा और समझते हैं, डिफरेंट केसेस करते हैं। तो डिफरेंट केसेस में क्या है, पहला केस जो है कि व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर कोई भी दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो अभी अभी हमने पढ़ा तो क्या हुआ कि जैसे मेरी एक कार थी, कार ए, और दूसरी कार है कार बी, ठीक है। तो ये क्या हो गई इधर वी ए, और ये क्या हो गई वी बी, ओके। तो वी ए और वी बी दोनों की वेलोसिटीज हो गई, क्लियर है। क्या है वी ए, क्या है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ कार ए, वी बी क्या है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब हमने तुमसे पूछा कि वी ए बी बताओ, तो ये क्या है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। और इसी का मतलब अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि वी ए प्लस माइनस का वी बी वेक्टर। तो क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी, अब तुम्हें डायरेक्ट लिखा दूं, मैंने एक चीज तुम्हें क्या ध्यान रखी है, जब भी चाहे कोई सा भी केस हो, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में कैसा भी मूव कर रहा हो, एक बात ध्यान रखना कि जब भी किसी, जैसे एक जिसकी वेलोसिटी पूछी जाए, जिसके रिस्पेक्ट में पूछी जाए, उसी की वेलोसिटी उठा के पलट के, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन करके ऐड कर दो, किसमें, जिसकी पूछी जाए उसमें, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, अभी नहीं आया। तो वेलोसिटी ऑफ ए पूछी गई थी बी के रिस्पेक्ट में, तो बी की वेलोसिटी उठाओ, उसका नेगेटिव वेक्टर बनाओ और ए में ऐड कर दो, ये है मतलब, ठीक है। ये तो क्लू है, ये हर जगह लगेगा। इसी बात, अगर तुमने इसी सेंटेंस को याद रख लिया तो हो गया तुम्हारा रिलेटिव मोशन, बता रही हूँ। इसके अलावा अगर तुम इतनी बेसिक बात, एक सिंगल लाइन और सारा रिलेटिव मोशन कंप्लीट, ठीक है। अब देखते जाओ, मैं हमेशा इसी लाइन को सोच के क्वेश्चन करती हूँ हमेशा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो अब बाकी तो ये है कि भाई आप किसी भी चीज को कितना भी एक्सपैंड कर लो, फिर तो आपके ऊपर होता है एक्सपैंड करना, ठीक है। तो जब भी कोई दो बॉडीज होती है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, तो टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर ये, तो हम क्या करते हैं, कि सब्सट्रैक्ट द स्मॉलर
वेलोसिटी फ्रॉम ग्रेटर वन, ठीक है, जो बड़ी वाली होगी उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। या फिर ये जब भी हमें किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का पता करना हो, यहाँ पर एक और चीज इस तरह से लिख दी हूँ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताओ, तब हम इसी तरह से करते हैं। जब भी ये रिस्पेक्ट में बताने वाली बात आती है, मानी टू फाइंड में इस तरह से लिखने की बजाय ये लिख देती टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी पता करनी हो या फिर रिलेटिव मोशन पता करना हो, तो मैं क्या करूंगी, सब्सट्रैक्ट द स्मॉलर वेलोसिटी फ्रॉम द ग्रेटर वेलोसिटी, ठीक है, तो ग्रेटर वेलोसिटी। यही अगर सब एक्सेलरेशन के बारे में बात हो रहा हो तो क्या करेंगे, टू फाइंड द रिलेटिव एक्सेलरेशन सब्सट्रैक्ट द स्मॉलर एक्सेलरेशन फ्रॉम द ग्रेटर एक्सेलरेशन, ठीक। तो अभी मैंने कहा, जैसे कि अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और मैंने कहा कि ये हमारी कार ए है जो कि इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, और ये हमारी कार बी है जो सेम इसी डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। तो तुम क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ ए क्या है 10, फिर मैंने क्या कहा था, बड़े में से छोटा घटाना है, तो 10 - 4 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यही कर देंगे। अच्छा, तो अब 10 किस डायरेक्शन में, अब देखो बात तो वही आ जाएगी, एज की वेलोसिटी है वो 10 इस डायरेक्शन में है, -4 किया था, वो क्यों किया था, क्योंकि इधर की तरफ 4 आने की वजह से, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी यानी कि हमारे ए के पास फाइनल वेलोसिटी किस तरह आ गई, 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स जो ओरिजिनली थी, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इफ वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा, अगर ये मैग्नीट्यूड बराबर हो तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, यही हमारी ए वाली, ये भी अगर 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और बी वाली है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो क्या होगा, अब दोनों ही 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, तो अब तुम बताओ रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि मैं कहूंगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये चीज क्या होगी, ये क्या होगा 10 - 10 यानी कि 0। ये चीज पता है तुमने ऑब्जर्व भी की है, देखो कभी ऐसा होता है तुम लोग स्कूल जाते हो, तो जैसे मैं तो स्कूल जाती थी तो मैं साइकिल से जाती थी, तो साइकिल से जाती थी तो क्या होता था कि मैं और मेरी दोस्त हम लोग साथ साथ साइकिल चलाते थे, तो और बात करते जाते थे, है ना। तो कई बार क्या होता था, मैं मेरी दोस्त, तो 2-3 दोस्त हो जाते थे हम सारे के सारे, तो पूरे रोड पे हम साथ साथ ही साइकिल चलाते लगते थे, तो ऐसा भी हो जाता था। लेकिन अक्सर मैं और मेरी एक और दोस्त थी, तो हम दोनों साइकिल से जाते थे, साथ साथ साइकिल चलाते थे, बातें करते जाते थे, तो हम साथ साथ चला रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं और बराबर बराबर से होते हैं। तो हम अगर पर्टिकुलरली अगर कोई सिर्फ मुझे देखे तो क्या कहेगा कि मैं मूव कर रही हूँ, मोशन में हूँ, सिर्फ कोई उसे देखे तो क्या कहेगा, वो भी मूव कर रही है, मोशन में है। लेकिन मैं अगर उसे देखूं तो मुझे तो वो लगेगी ही नहीं ना, मुझे तो ऐसा लगेगा मेरे बगल में। मोशन क्या होता है, टाइम के साथ सराउंडिंग्स चेंज हो जाए, दैट इज मोशन। लेकिन अगर मैं कहूँ हम ये टाइम के साथ सराउंडिंग चेंज हो जाए, दैट इज मोशन, ठीक है। और मोशन में होती है कोई बॉडी तो हम कह देते हैं कि हाँ भाई उसके पास वेलोसिटी है, हम ये वाली बात बोल देते हैं। अब बात आती है कि मैंने कहा कि मेरे हिसाब से मैं अगर उसे देखूं तो मुझे तो अभी भी यही दिख रही थी, 2 मिनट बाद अभी भी यही दिख रही है, तो यानी कि क्या है कि वो मेरे साथ मेरी सराउंडिंग्स में चेंज ही नहीं हो रही, तो मेरे हिसाब से तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हम दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इसीलिए हमारी नेट जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर उसे देखा जाए तो उसकी वेलोसिटी 0, और उसके हिसाब से मुझे देखा जाए तो मेरी वेलोसिटी 0, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। ये हम डेली लाइफ में भी हम खूब देखते हैं। अब बात आती है कि व्हेन टू बॉडीज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा। जैसे हमने कहा कि हमारी ये कार ए है और दूसरी है कार बी, ठीक है। कार ए जो है वो इधर की तरफ चल रही है, ये वी ए से, और ये इधर जा रही है वी बी से, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट डायरेक्शन। तो अब हमने कहा कि बताइए भाई वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताओ, तो लिखोगे तो तुम ऑब्वियसली इसको ऐसे ही वी ए माइनस वी बी ऐसे ही लिखोगे। लेकिन अगर तुम इसका फिगर बनाओ तो तुम कैसे बनाओगे, वी ए ये रहा,
इस सॉरी एक आर ये हो गई, वी ए कैसे बनाओगे, ये वी ए बना दिया। और मैंने तुम्हें क्या बोला था कि क्या पूछा है, ए की वेलोसिटी पूछी है विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछी है उसी की वेलोसिटी उठाओ, उसको नेगेटिव वेक्टर बनाओ और ऐड कर दो। तो इसको उठाओ, नेगेटिव वेक्टर बनाओ और उठा के इसमें ऐड कर दो। तो ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, तो इधर ही तो आएगी। तो अब हम अगर फाइनली देखें तो इसको ये क्या हो रही है, ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड अब तो ऐड हो जाएगा ना, ये सेम डायरेक्शन में होगा तो ये तो ऐड हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, सो द रिलेटिव वेलोसिटी कैन बी find by can be calculated by adding both velocities। ठीक है, अब ऐसा तुमने कब एक्सपीरियंस किया है, तुम्हारा एक्सपीरियंस बताऊं। जैसे कि तुम याद करो, जब हम ट्रेन से जाते हैं, हम क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रेन से जा रहे हैं, है ना, और मान लो कि ये हमारी ट्रेन है, वो इधर की तरफ कुछ वेलोसिटी से जा रही है, फिर उसके बाद एक ट्रेन इधर से आती है, दन दनाते हुए चली आ रही है। तो ऐसा लगता है उस वक्त, तुम कभी अपना उस एक्सपीरियंस को याद करना कि तुम्हारी ट्रेन जो है वो इधर चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, फिर पता चलता है थोड़ी देर बाद कि अरे इधर से तो बहुत तेजी से ट्रेन आई। तो हम सोचते हैं अरे इतनी तेज ट्रेन कैसे आई। तो एक्चुअली हुआ क्या, एक्चुअली ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हम इस वाली ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हमारे हिसाब से इस ट्रेन की वेलोसिटी देखी जा रही होती है, तो हमारे हिसाब से मतलब विद रिस्पेक्ट टू हमारे हिसाब से, ठीक है, तो हमारे हिसाब से देखी जा रही होती है, तो हमारी वेलोसिटी का नेगेटिव वेक्टर बना के इसमें जोड़ दिया जाता है, इसीलिए हमें इस वाली ट्रेन की वेलोसिटी ज्यादा नजर आती है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो जो दूसरी ट्रेन आई है वो तेजी से निकल के गई है। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक, तो अब चलो, अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि हम करते तो वही है, देखो शुरू में जो मैंने एक लाइन मैंने कहा था ना तुमसे, एक ही लाइन है और उसी एक लाइन को तुम अप्लाई कर लो, सारा रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। तो क्या क्या है वो, कि जिसकी वेलोसिटी पूछी जाए उसके उसमें क्या करना है, तुम्हें ऐड करना है। किसे ऐड करना है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछी जाए उसकी वेलोसिटी उठा के नेगेटिव वेक्टर बनाओ और ऐड कर दो। ठीक है, तो चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे यही मैंने बनाया, इसको मैंने कहा कि ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, ये ए और ये बी, ठीक है, और ये जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। तो हम क्या कर देंगे, 10 + 15 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो गया। अभी मैं कहूँ कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये तब भी यही आएगा, वेलोसिटी तब भी क्या आएगा, तब भी 25 मीटर पर सेकंड आएगा, लेकिन फर्क क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो होगा वो 25 मीटर पर सेकंड है, लेकिन किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का अगर मैं फिगर बनाऊं, तो ये मैंने ए वाली बनाई, इसके पहिए भी बना देते हैं, ये बनाई ए, इसकी एक ही तो ये 10 मीटर पर सेकंड इसकी इधर ही रहेगी, लेकिन बी वाला जो था वो इसको अपोजिट करके ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से 25 आ रहा है, तो डायरेक्शन क्या रही, टुवर्ड्स ईस्ट। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि डायरेक्शन ऑफ बी ए, तो ये हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी यानी कि जो कि ओरिजिनली इधर थी वो तो ऐसी ही रहेगी, विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में, तो ए के रिस्पेक्ट में यानी कि ए वाली वेलोसिटी उठा के पलट के ऐड कर दो। तो आंसर तो मैग्नीट्यूड वाइज देखो यही आएगा, 10 और 15 ऐड हो जाएंगे, लेकिन बात क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगा, ये इधर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, क्लियर हो गई, ये क्या है ईस्ट की तरफ, ये क्या होगा वेस्ट की तरफ। ठीक, अच्छा अभी हमने कहा कि व्हेन टू बॉडीज मूविंग एट द सम एंगल, जैसे कुछ एंगल पे मूव कर रही हो अगर कुछ बॉडीज है, जैसे मैंने कहा कि ये एक पर्सन था, ये एक पर्सन है, पर्सन ए, ठीक है, ए और बी वर्क करती रहती हूँ मैं बस। तो ये जो पर्सन था वो इधर की तरफ चल रहा है, कहाँ, टुवर्ड्स ईस्ट,
टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ चल रहा है, कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब मैंने कहा कि एक दूसरा पर्सन है, ये एक दूसरा पर्सन है, पर्सन बी, ये क्या कर रहा है, ये जा रहा है भाई ऊपर, मतलब इधर की तरफ चल रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ, ये क्या चल रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ। ये तो तुम्हें पता ही है ना, मैंने बताया था ना, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना अपने इंडिया के मैप से, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक है। अच्छा, तो ये टुवर्ड्स नॉर्थ है, और ये मान लो कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है, इस तरह से चल रहा है। तो अब हमसे कहा गया कि बताइए भाई आप कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। अब ये कोई, ये नहीं, ये इस तरह का कुछ भी सेक्शन नहीं है, तो मैंने तुम्हें अपना बेसिक उसी पे आना है। लिखोगे तो तुम ऐसे ही कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। लेकिन अगर मैं कहूँ, मैंने क्या पूछा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो पहले तो ए भाई साहब को बुला लो, ये ए भाई साहब बैठ गए यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ ए को तो ऐसा ही रहने दो, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर उठाओ वेलोसिटी ऑफ बी, जो कि कहाँ है, ऊपर की तरफ थी, लेकिन ए बी के रिस्पेक्ट में ही तो पूछा जा रहा है, तो बी की वेलोसिटी पलट के दी जाएगी, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगी उसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इस डायरेक्शन। तो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो कि हम इन दोनों के रिजल्टेंट से निकालेंगे, ठीक है। जो कि कैसे निकालेंगे फिर, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे करके हम निकाल लेंगे। तो इसको आगे कैलकुलेट करने वाली बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो अब चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन से सब समझ में आता जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीता इज मूविंग ड्यू ईस्ट, सीता कहाँ मूव कर रही है, ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो क्या कह रहा है, वीडियो को पॉज कर दिया करो, वीडियो को पॉज करके फिर देखा करो कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको मैं खुद से, तुम मतलब तुम खुद से कैसे सॉल्व करते हो, और फिर ये देखा करो कि मैं कैसे उसे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो सीता है हमारी, वो कहाँ मूव कर रही है, ईस्ट की तरफ मूव कर रही है विद द 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, वेलोसिटी से। गीता जो है वो मूव किधर मूव कर रही है, वेस्ट की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ सीता विद रिस्पेक्ट टू गीता, सीता की वेलोसिटी बतानी है गीता के हिसाब से, ठीक है। तो फिर हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये है हमारी सीता, ठीक है, एस फॉर सीता, जो कि किधर जा रही है, ईस्ट की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड से। फिर ये है हमारी गीता, जो कि किधर जा रही है, वेस्ट की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से। तो तुम्हें पहले यही पता होना चाहिए कि किधर ईस्ट होता है, किधर वेस्ट होता है ना। तो यही नहीं पता है तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, कैसे याद रखोगे, मैंने पहले ही बताया। देखो सारे लेक्चर अगर तुम लाइन से देखते चले आओगे ना, स्टार्टिंग से लेके चल रहे होगे प्रॉपरली देखते हुए, तो जितन जो भी वर्ड मैं आगे यूज करूंगी, मतलब मैं एक सिंगल वर्ड भी वो यूज नहीं करूंगी जो मैंने अगर पहले पढ़ाया नहीं है। अगर नहीं पढ़ाया है तो मैं पढ़ा दूंगी, और अगर मैंने नहीं, मतलब आगे ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होगा जो मैंने पिछले में पढ़ाया ना हो। इसीलिए कोशिश करना कि रेगुलर क्लासेस को फॉलो करो, है ना, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ सीता बताना है विद रिस्पेक्ट टू गीता। तो सीता को खड़ा करो, ये बनाया सीता को, सीता की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड इधर ही है ना। गीता की किधर थी, इधर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको पलट के ऐड कर देंगे, अब पलट के ऐसे बना दी। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3। वैसे ये फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं थी, फिगर तो मैंने तुम्हें बना के बता दिया कि इसका सिग्निफिकेंस फिगर बना के कैसे दिख रहा होगा, लेकिन मैंने क्या कहा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो सिंपल ऐड कर दो, एक और तो 3 हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक बॉल है, एक बॉल है, उसे ड्रॉप किया जाता है। इस ड्रॉप से मतलब क्या है, इस ड्रॉप का मतलब है u = 0, ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ 100 मीटर हाई। तो पहले एक बिल्डिंग बना लेते हैं, ठीक है, ये है हमारी एक बिल्डिंग, इसको थोड़ी सी ईंटें भर दी हैं इसके अंदर मैंने, ये हमारी एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के ऊपर से यहाँ से एक बॉल को गिराया जाता है, जो कि u = 0 ड्रॉप किया जाता है। इतनी बात बोली अभी। फिर एट द सेम इंस्टेंट, मतलब सेम उसी टाइम, जब ऊपर से गिराया जाता है उसी टाइम पे नीचे अनदर बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बॉल जो है उसको ऊपर की तरफ
ऊपर की तरफ फेंका जाता है विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। तो बॉटम ऑफ द बिल्डिंग कहाँ है, ये रहा, यहां से ऊपर की तरफ u इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाता है ऊपर। बोल रहा है कि द टू बॉल्स विल मीट आफ्टर, ये दोनों बॉल्स कब मिलेंगी। अब तुम्हें मैं एक बात बताऊं कि जब भी दो बॉडीज मूव कर रही हो और दोनों के मिलने का टाइम या मिलने की जगह ये पूछी जाए, तब तब तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो क्या क्या दिया हो क्वेश्चन में क्लूज दिए हो तुम्हारे, कि तुम्हारा क्वेश्चन में क्लू क्या दिया हो, टू बॉडी मूव कर रही है, टू बॉडीज मूव कर रही है ना, मूव कर रही है, पहला क्लू। और दूसरा क्लू ये दिया जाए कि आस्क अबाउट मीटिंग टाइम एंड प्लेस। तो क्या होगा, देन अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हमें कहता क्या है, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब दो बॉडीज मूव कर रही हैं तो उनमें से एक को रेस्ट पे मानो। तो क्या कहता है, ये हमसे कहता है कि व्हेन टू बॉडीज मूविंग देन क्या करना है, देन तुम्हें क्या करना है कि एज्यूम वन बॉडी एट रेस्ट, एक बॉडी को रेस्ट पे मानो, एंड फाइंड relative velocity and use relative velocity and acceleration of another body। अभी ये क्या बोल दिया, क्या लिख दिया, समझ में कुछ नहीं आया है। देखो ये कह रहा है रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी दो बॉडीज मूव कर रही हैं, एक ये भी मूव कर रही है, एक ये भी मूव कर रही है, तो हम क्या करेंगे कि एक को रेस्ट पे एज्यूम कर लेंगे। तो मैं मान लेती हूँ कि इसको रेस्ट पे एज्यूम कर लिया। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये वाली जो है, इसका नाम अगर मैं ए दे दूं और इसका नाम बी दे दूं, तो मैंने मान लिया कि बी वाली जो है वो रेस्ट पे है। तो बी वाली अगर रेस्ट पे है तो एक को हमने रेस्ट पे एज्यूम कर लिया, देन यूज करना है रिलेटिव वेलोसिटी या एक्सेलरेशन भी हो अगर तो रिलेटिव वेलोसिटी एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है फॉर अनदर बॉडी, इस वाली बॉडी के लिए, दूसरी बॉडी के लिए, इसको रेस्ट पे माना है ना। अगर मैंने इसे रेस्ट पे माना है तो मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं क्या करूंगी, रिलेटिव मोशन का यूज करूंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी बैक ऑफ द नॉलेज का कॉन्सेप्ट है। तो अब कैसे हम इसको करते हैं, तो अगर मैंने कहा कि अब ये क्या है, इसका मतलब मुझे चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, ये चीज मुझे चाहिए। दोनों क्या कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन पे क्या होता है, ऐड हो जाती है। तो 0 + 40 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दोनों चीजें देखेंगे ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए वाली का एक्सेलरेशन भी नीचे, बी वाली का भी एक्सेलरेशन नीचे, दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो फिर क्या हो जाएगा, g - g यानी कि 0। सेम डायरेक्शन वालों को माइनस करते थे। तो हमारे पास क्या हुआ, नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो गया, इफेक्टिव एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन इज 0 हो गया। ठीक है, नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। तो जब भी किसी भी मोशन के लिए एक्सेलरेशन 0 हो तो सिंपल एक फॉर्मूला लगाओ, क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ठीक है, तो तुम्हारे लिए एक क्लू पॉइंट क्या मिला, की पॉइंट क्या मिला, क्लू बोल दो, की बोल दो, जो मन में आ जाता है मैं वो बोल देती हूँ। तो जब भी एक्सेलरेशन 0 हो, मतलब जब भी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, तो तुम क्या करोगे, सिंपल फॉर्मूला क्या लगाओगे, जो हम बेसिक पढ़ते आए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना सा फॉर्मूला लगाओ। तो अब बताओ स्पीड क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गई 40।
डिस्टेंस कितनी कवर करेगा वो, ये तो रेस्ट पे है ना, तो ये पूरी यहाँ तक कवर करेगा ना। अब ये मान लिया है ना मैंने, ये रेस्ट पे, जब ये रेस्ट पे है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, तभी तो जाके इस बी से मिल पाएगा। और कितनी है ये डिस्टेंस, ये है 100 मीटर, 100 मीटर ही थी ना, हाँ 100 मीटर हाई, तो ये 100 मीटर। और टाइम ही तो निकालना है, टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, 100/40, 10/4, तो क्या हो गया 2.5 सेकेंड। ठीक है, 2.5 सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया 2.5 सेकेंड बाद ये दोनों मिल जाएंगी। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने तुम्हें, इससे ज्यादा डीप और अच्छे से क्या ही समझाऊंगी मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। कार ए हैज एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। कार ए के पास क्या है, एक कार थी ए, उसके पास एक्सेलरेशन है 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैं जैसे पेन चला रही हूँ उसी तरीके से तुम्हें भी क्वेश्चन करते वक्त पेन चलाना चाहिए, ताकि तुम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट कर पाओ, उनको अंडरलाइन कर पाओ, उनको गोल गोल कर पाओ, बॉक्स में बंद कर पाओ। इसी से तो हमें पता चलता है कि इस क्वेश्चन में हमारा कितना काम की चीज है और कितनी फालतू चीज है। ठीक है, जो काम की चीज है उस पर नजर रखो। कार बी जो है उसके पास 44 मीटर/सेकेंड स्क्वायर है ड्यू नॉर्थ, तो यानी कि हाँ, अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए। कार बी का एक्सेलरेशन बताना है ए के रिस्पेक्ट में। तो पहले तो अब की बार अच्छे से कार ही बना लेते हैं, कार ठीक है। तो ये हमारी क्या है भाई, कार ए, इसका एक्सेलरेशन है इधर की तरफ 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, किधर, ईस्ट की तरफ। ठीक है, और हमारी कार बी जो है, ये मेरी कार बी, ये जो है इसके पास एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स नॉर्थ, जो कि कितना 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अब ऐसा नहीं है कि कार इधर की तरफ से चल पड़ी, वो मैंने इधर की तरफ ड्रॉ की है, ये होगी इस तरह से, मतलब ये ऐसे होगी, इधर ऐसे, तो ये ऐसे चल रही होगी, ये वाली चीज होगी। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। अब सही है, ऐसी तो है कार, तो ये कार बी जो है वो ऊपर की तरफ चल रही है। अच्छा, तो अब पूछ रहा है कि बताओ हमें कि एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हमने क्या किया, अब ये दोनों ऐसा तो सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन वाला केस तो है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये लिया कार बी को, कितनी गंदी कार बनी है यार, कभी कभी तो नहीं बन पाता, ऐसे करके बना देती हूँ। ठीक है, कार बी का पूछा है तो कार बी वाला तो ऐसे ही रहने दो, 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। कार ए वाला जो था, ए वाले की रिस्पेक्ट में पूछा है, तो ए वाले का क्या कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो गया 2 मीटर/सेकेंड। अब तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हारे लिए काम बस इतना रह गया कि दो वेक्टर सॉल्व करने हैं जो कि 90 डिग्री के एंगल पे है। कैसे हो गए दो वेक्टर, इधर 4 और इधर 2। ठीक है, तो अब इनका रिजल्टेंट अगर सॉल्व करोगे, जो कि ऐसे करके ये निकल के आएगा, टेढ़ी लाइन हो गई इस तरह से, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हम इस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, √4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि √16 + 4, तो यानी कि √20। ठीक है, √20 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ो ध्यान से पहले। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ पुलिस वैन मूविंग ऑन हाईवे, एक पुलिस वैन थी वो हाईवे पे मूव कर रही है। ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर/आवर। तो हम एक पुलिस की वैन बना लेते हैं, तो ये है हमारी पुलिस की वैन। ठीक है, पुलिस वैन, ओके। तो ये जो है वो 30 किलोमीटर/आवर से मूव कर रही है।
अच्छा, इसी से फायर्स अ बुलेट ऑफ थीफ, तो ये 30 किलोमीटर पर आर से मूव कर रही है क्या, पुलिस वैन। फिर ये बुलेट फायर करती है थीफ की तरफ, जो कि स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 190 किलोमीटर पर आवर। कौन, पढ़ो, फायर्स अ बुलेट मतलब पुलिस वैन में से एक बुलेट निकलती है, वो किसकी तरफ, थीफ की गाड़ी की तरफ, थीफ की कार की तरफ, जो कि थीफ की कार जो कि स्पीड, उसकी खुद की स्पीड जो कि सेम डायरेक्शन में ही कितनी है, 190 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब थीफ भी, चोर भी क्या होगा, ऐसे करके भाग रहा है, ये है थीफ का, THEI, सही है स्पेलिंग, सही है, थीफ जो कि इधर ही की तरफ भाग रहा है 190 किलोमीटर पर आवर से। अब तुम देख सकते हो चोर तेजी से भाग रहा है 190 से, पुलिस की गाड़ी 30 से चल रही है। भाई चोर भाग रहा है 190 से, पुलिस चल रही है 30 से, पकड़ सकती है कभी, नहीं पकड़ पाएगी, पुलिस वाला तो पीछे रह जाएगा, चोर भाग जाएगा। अब क्या होता है, इसीलिए पुलिस वाला सोचता है कि अब तो भाई मुझे यहीं से ही गन चलानी पड़ेगी, तो इसी के हमें बंदूक जो है वो बड़ी सी बना दी है। लेकिन इतनी बड़ी बंदूक थोड़े ना, बंदूक चला रहा है तो थोड़े ना चला रहा है लेकिन क्या करें, अब बनाना तो पड़ेगा ही। तो यहां से हमने चलाई, ये हमारी इसके अंदर से निकली बुलेट। अब ये जो बुलेट है कह रहा है कि इफ द मजल स्पीड, मजल यही बुलेट में से, ये जो बंदूक में से गोली निकलती है, मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी स्पीड क्या है, 150 मीटर पर सेकेंड। फिर फाइंड स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ ऑफ कार, तो तुम्हें क्या पता करना है, स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ ऑफ कार गलत बोल दिया, थीफ्स कार, चोर की गाड़ी के पास। तो अब ये सारा मैटर तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुम्हें पूछा क्या है, ये बुलेट है तो इसका नाम बी दे देते हैं, पुलिस का पी कर देते हैं, थीफ का टी कर देते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ की कार, ये पूछी है ना मुझसे, है ना, तो ये पूछा है, तो अब मैं क्या करूं। तो अब एक बात बताओ, बुलेट की स्पीड होगी कितनी, टोटल बुलेट की स्पीड कितनी होगी। तो ये जो बुलेट थी, इसको इस बंदूक में से निकलते वक्त, जैसे बंदूक चलाते हैं तो बंदूक उस पर प्रेशर लगाती होगी, तभी तो उसके अंदर से जो बुलेट होती है वो बाहर निकलती है। तो इस बंदूक ने तो इस बुलेट को 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी। फिर उसके बाद ये पुलिस वाले की गाड़ी भी चल रही थी जो कि 30 से चल रही थी, तो बुलेट जो थी वो टोटल कितनी वेलोसिटी से चलने लगी। तो हमारी नेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बुलेट की नेट वेलोसिटी क्या हो गई हमारी, 150 प्लस 30, यानी कि 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमसे क्या करना है, हमें क्या करना है कि अब जब हम अगर देखेंगे कि अब देखो ये जो होगा 180 किलोमीटर पर आवर से, ये भी इसी डायरेक्शन में, थीफ भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन वाला का क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार, तो क्या करेंगे 180, एक ये हमारा, एक मिनट, हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है, ऑब्जर्व करो, मैंने क्या मिस्टेक कर दी है कि 150 डायरेक्ट रख दिया, जबकि 150 मीटर पर सेकंड था और 30 किलोमीटर पर आ रहा है। तो पहले तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से मैं ये दोबारा हटाती हूँ, पहले इसको हम चेंज करेंगे किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर मतलब 150, नीचे 1000 का मल्टीप्लाई, ऊपर 3600 का मल्टीप्लाई, ठीक है। 3600 का ऊपर मल्टीप्लाई क्यों किया है, आवर्स में चेंज करने के लिए सेकंड को, और 1000 का मल्टीप्लाई नीचे इसलिए किया है किलोमीटर में चेंज करने के लिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 15 इंटू 36, तो 15 इंटू 36 कौन सा, तो हमारे पास क्या आ जाता है 540। तो 540 किलोमीटर पर आवर से क्या है, ये बुलेट जो है वो बंदूक में से निकली है। तो टोटल नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी 540 प्लस ये 30, तो यानी कि हो गया 580 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये चीज आ गई, तो ये इसको 500, अब हमने क्या कहा, मैंने कहा ना ये भी इधर ही की डायरेक्शन में, थीफ वाला भी इसी डायरेक्शन में है, तो हम क्या कर लेंगे, सेम डायरेक्शन वालों का क्या करते हैं, तो माइनस कर देते हैं। तो 580 माइनस 190, तो नेट आंसर क्या आ गया, 0 में से 0, 18 में से 9 जाएंगे तो 9 ही बचेंगे, फिर 4 में से 1 3, 390 किलोमीटर पर आवर।
तो दिस इज द सही है, ठीक है, 390 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द थीफ, यानी कि थीफ को लगेगा कि बुलेट जो है वो 390 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। एक मिनट, हमने यहाँ पे क्या किया, ये 570 होगा, है ना, 540 प्लस 30 570 आएगा, एक्चुअली बाय मिस्टेक हो गया। फिर यहाँ पर हम 570 करेंगे, 570 में से अब 190 माइनस करेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, 380, ठीक है, 380 किलोमीटर पर आवर। तो 17 में से 9 जाएगा तो 380, ठीक है। तो ये 380 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा फाइनल आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला। तो एक साइड है भाई हमारा दिल्ली, दूसरी साइड है हमारा अंबाला, ठीक है, दोनों ही क्या है, 200 किलोमीटर दूर है। तो हमने क्या किया भाई, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 200 किलोमीटर, दोनों ही 200 किलोमीटर दूर है। अब बात आती है कि एक कार ए सेट आउट फ्रॉम अंबाला एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि एक कार है, कार ए, जो कि अंबाला से चलती है कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पर एक कार है, ये कौन सी, ए कार है जो कि अंबाला से चलती है कितने से, 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो ये हो गया। फिर बात आती है कि हमारी कार बी है जो कि चलती है सेम टाइम पर, दिल्ली से चलती है कितने से, 20 किलोमीटर पर आवर से। तो मेरी दूसरी कार है यहाँ पर, ये दूसरी कार है बी कार, जो कि इधर की तरफ चलती है अंबाला की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर से चलती है, ओके। अच्छा, सेम टाइम पर दोनों चलती हैं। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब वो दोनों मिलेंगी। तो अभी अभी याद करो मैंने तुम्हें क्या बोला था, जब जब दो बॉडीज मूव करें और उनका मिलने का टाइम या मिलने की जगह पूछी जाए तो क्या करेंगे, एक को रेस्ट पे मानेंगे और फिर जो चलता हुआ माना है उसकी वेलोसिटी मानेंगे दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो बताओ तुम्हारा कौन सा मन कर रहा है, किसको रेस्ट पे मानने का कर रहा है। तो मैं एक का कर रही हूँ, तुम दूसरे को ट्राई करना दूसरे के लिए, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ कि लेट कार ए इज एट रेस्ट, कार ए जो है वो एट रेस्ट है। तो रिलेटिव वेलोसिटी मुझे दूसरे की देखनी पड़ेगी, यही तो मैंने बोला था। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए विल बी, क्या होगी, मतलब हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। दोनों कैसे मूव कर रही हैं, ये इधर ये इधर, दोनों कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन वालों की क्या करते थे, ऐड कर देते थे। तो क्या हो जाएगी 20 प्लस 30 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम क्या मान लिया, अब हमने देखा कि हमने मान लिया कि कार ए जो है वो रेस्ट पर है, इसीलिए ए को रेस्ट पे माना है। तो बी की रिलेटिव वेलोसिटी देखनी पड़ेगी ए के रिस्पेक्ट में। तो वो क्या कर ली मैंने, 50 आ गई। तो अब हमारा क्या है कि ए रेस्ट पे है, बस बी ही मूव कर रहा है। तो अब बी मूव कर रहा है 20 से नहीं, रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ना, तो 20 से मूव नहीं करेगा। अब ये मान के चलेंगे हम, ये 50 से मूव करेगा, ठीक है। तो अब हमारी कार बी जो है वो, ये कार बी अब वो कितने से मूव करेगी, 50 किलोमीटर पर आर से मूव करेगी। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और इसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, इसे डिस्टेंस कवर करनी है पूरी, ये दोनों कितनी दूर थे, 200 किलोमीटर। तो पूरा कितना कवर करना है इसे, 200 किलोमीटर। तो इसे पूरा 200 किलोमीटर कवर करना है, तभी तो जाके उससे मिलेगी, क्योंकि मैंने ए को रेस्ट पे मान लिया है। तो इसे पूरा 200 किलोमीटर जाके कवर करना पड़ेगा फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। रियल में ये नहीं हो रहा होगा, पहली बात समझ लो। रियल में तो ये भी मूव कर रही है, ये भी मूव कर रही है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो अब यहाँ एक्सेलरेशन वगैरह तो है नहीं, एक्सेलरेशन 0 है। तो फिर क्या करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलो लगाओ, स्पीड क्या है, फॉर्मूला लिख दूं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
ठीक है, स्पीड क्या हो गई 50, डिस्टेंस क्या हो गया 200 किलोमीटर, टाइम पूछा है तो टाइम क्या हो जाएगा 200/50, ठीक है, और 0 से 0 कट गया 4 आवर, तो यानी कि 4 घंटे बाद ये मिलेंगे। तो हमारा इसका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, कब मिलेंगी का आंसर हो गया 4 आवर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि कहाँ मिलेंगी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी अंबाला से, तो फिर कैसे पता करें, तो अब तुम्हें सच में मोशन देखना पड़ेगा, अब रिलेटिव मोशन की बात नहीं करेंगे कि अब बताओ बी वाली जो गाड़ी थी, बी वाली कार थी, वो ओरिजिनली चल तो 20 से रही थी ना, तो फिर अब तुम ये देखो कि 4 घंटे बाद ये बी वाली 20 किलोमीटर पर आवर से चलेगी तो कितनी दूर पहुंच जाएगी ये पता करो। ठीक है, अब तुम क्या करोगे कि फाइंड when where car B will reach if B will reach after 4 hour है ना, और विद वेलोसिटी, या फिर ऐसे लिख देते हैं मूविंग विद वेलोसिटी, है ना, मूविंग विद इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी क्या 20 किलोमीटर पर आवर, तो तुम क्या कर लोगे, तो बताओ, वही स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाओ चलो जल्दी से, तो तुम्हें पता क्या करना है, डिस्टेंस पता करनी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है 20, टाइम क्या है 4, तो 80 किलोमीटर, तो यानी कि 80 किलोमीटर पे पहुंच जाएगी, तो ये कहाँ पहुंच जाएगी, ये जो कार है यहाँ से लेके इधर मान लेते हैं ये हो गया 80 किलोमीटर, इस जगह पर पहुंच जाएगी, है ना, ये कार जो होगी वो यहाँ से चल के यहाँ पहुंच जाएगी, और उतनी देर में ये कार यहाँ से यहाँ आ जाएगी, तो असलियत में ये यहाँ मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मिलेंगे रियल में, तो ये वाला पॉइंट जो है वो इससे कितनी दूर हो गया, ये 80 हो गया, तो इतना बचा हुआ 120 किलोमीटर। ठीक है, 200 में से माइनस कर दिया ना 120 किलोमीटर। अच्छा, तुम्हें अगर ये लग रहा है कि अरे नहीं वो कैसे है, तो देखो तुम इसके लिए भी करके देख लो, कार ए है जो कार ए वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो 4 घंटे में कितनी दूर पहुंचेगी, तो ऑब्वियसली 30 वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे, टाइम मतलब 4 घंटे, तो क्या हो गया 4 इंटू 3 मतलब 120 किलोमीटर आ गया, तो दिस डिस्टेंस विल बी 120 किलोमीटर, देखो कैलकुलेट कर लो चाहे कैसे भी कर लो, बात एक ही है, तो ये क्या हो गया 120 किलोमीटर, तो दिस इज द मीटिंग पॉइंट। तो अगर अंबाला से डिस्टेंस पूछी जाए तो 120 किलोमीटर, दिल्ली से डिस्टेंस पूछी जाए तो 80 किलोमीटर। ठीक है, तो 80 किलोमीटर पे इस जगह पर ये लोग क्या मिलेंगे, ये इनकी मीटिंग होगी, मीटिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ओके, तो ये क्लियर हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि रिलेटिव मोशन के हमारे और एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो जैसे कि केस ऑफ रेन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, रेन वाला केस मतलब इम्पॉर्टेंट है टॉपिक हमारा, तो इसको समझते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है इसमें। सबसे पहली चीज़ कि ये माइंड में से बिल्कुल निकाल दो कि कोई भी टॉपिक कठिन है, हर टॉपिक को आसान बनाने का काम है मेरा, तो वही करूँगी मैं। तो एक बात सोचो कि मान लेते हैं कि हमारी बारिश ऊपर से ऐसे हो रही है, ठीक है, ये बारिश हो रही है, अभी मैंने यही डायरेक्शन मान ली है कि तो वेलोसिटी ऑफ रेन, तो ये क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन। ओके, और मैंने कहा कि कोई पर्सन है, कोई आदमी है, वो जो है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये क्या है हमारी वेलोसिटी ऑफ मैन। तो पहले तो मैं इधर लिख देती हूँ कि ये वी आर क्या है, वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ, या फिर एब्सोल्यूट वर्ड लिखते हैं, एब्सोल्यूट का मतलब हो जाता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना, और वी एम क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन। क्लियर है इतनी बात। अच्छा,
बात आती है कि ये वेलोसिटी ऑफ मैन इधर हो गई, मतलब कोई आदमी है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो कंडीशन कुछ कैसे कि जैसे हम खुद को देखें कि बारिश ऊपर से ऐसे हो रही है और हम आगे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, तो यही वाली चीज हुई ना, तो इस तरह से हमने बनाया। तो अगर मैं इसका वैसा वाला फिगर बनाऊं तो देखो ये ऐसे बारिश हो रही है ना, और एक आदमी है, ये तुम हो, तुम, ठीक है, बारिश में तुम हो ये, और तुम इधर चल रहे हो, इधर की तरफ मूव कर रहे हो, और ये ऊपर से हो रही है हमारी बारिश, ठीक है। तो अब तुम्हें कैसा फील होगा कि बारिश कैसी दिखेगी, कैसी फील होगी अगर अगर तुम अभी ऐसे रुके हुए हो, अभी तुम चल नहीं रहे हो, खड़े हो, तो तुमने देखा कि बारिश ऐसे लंबी लंबी गिर रही है, तो दिस इज द ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ रेन। फिर तुमने इधर चलना शुरू कर दिया, तो जब चलना शुरू कर दिया तो तुम्हारी भी खुद की कुछ वेलोसिटी आ गई। अब तुम्हारी खुद की भी वेलोसिटी आ गई, अब तुम अपने हिसाब से देखो कि अब वेलोसिटी कैसी होगी। तो अब तुम जैसे होता है ना कि हम खड़े हैं, तो वेलोसिटी सीधे रेंज जो है वो नीचे सीधे वर्टिकली है। फिर उसके बाद जब हम चलना शुरू कर देते हैं तो हमें अलग फील आता है ना, तो उसी के हिसाब से क्या होता है कि अम्ब्रेला हमें एडजस्ट करना पड़ता है कि हम किस साइड लगाएंगे, तो वही चीज देखनी है। तो अब मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने कहा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, कि क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैं इसको लिख देती हूँ कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे ही तो करोगे। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रेन जैसी है वैसी रहने दो, उसमें ऐड कर दो क्या, नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे ऐड कर दो, यही चीज है। तो अब इसका दोबारा से फिगर बनाऊं मैं अगर, तो कैसे बनाऊंगी, ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन, फिर उसके बाद नेगेटिव वेक्टर किधर पहुंच गया, इस साइड, क्या यही तो हमारा हो गया ना नेगेटिव वेक्टर, देखो अब दिख रहा है। हाँ, तो अब रिजल्टेंट जो होगा यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो किस साइड होगा, वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यानी कि अगर कोई पर्सन है तो वो, अगर पर्सन कोई है, ये रहा पर्सन, ये 3 पैर बना वाला पर्सन बना दिया है मैंने, ये पर्सन है, तो उसे अम्ब्रेला क्या करना पड़ेगा, उसे अम्ब्रेला जो होगा वो इस डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा ताकि वो खुद को बचा पाए, ठीक है। ये जो पर्सन है उसको इस तरह से अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा। ये ज्यादा छोटा फिगर हो गया है आई थिंक, उसके पैर वहीं रह गए हैं, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, ये हो गया ये पर्सन, फिर उसके बाद उसने इस तरह से अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अक्सर हमसे ये पूछ लेता है कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में पकड़ेगा, तो अम्ब्रेला की क्या होगा, एंगल बताओ, तो ये वर्टिकल एक्सिस हो गई, ये वाली लाइन के अलोंग ही तो अम्ब्रेला पकड़ना है। तो अगर तुम्हें ये एंगल पता चल जाए तो तुम यही एंगल ये हो जाते हैं, सेम ही होते हैं, ठीक है। तो फिर हम इसको थोड़ा सा और अच्छा सा फिगर बना देते हैं। तो मैंने कहा ये है मेरा पर्सन, ठीक है। तो हमने कहा कि ये हमारी एक एक्सिस, तो अगर मेरा एंगल, ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा, दिस विल बी द सेम, तो ये वाली वेक्टर क्या निकली है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, सही है, जो कि नेगेटिव वेक्टर है, ये क्या है, नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक। तो अगर हमें हमें क्या करना है, हमें बस इस वेक्टर को सॉल्व कर लेना है। तो हम इसको कैसे और सॉल्व कर सकते हैं, तुम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये जो था, अगर मैं इस, हमें असली मतलब किस में, टेन थीटा में, मतलब थीटा में, तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू ये जो एंगल है, मुझसे अक्सर एंगल ही पूछा जाता है, तो ये जो एंगल है ये थीटा, ये कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, वी एम के, और बेस किसके बराबर होगा, वी आर के, तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर। तो हम एक तो इस वाली बात को ध्यान रखेंगे, ये वाला एक फॉर्मूला मिल गया मुझे, ठीक है, तो इससे हमें ध्यान रखना है। चलो बाकी आगे क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चन से हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, नेक्स्ट, अ पर्सन
अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद वर्टिकल टू कीप रेन अवे। तो पहली बात तो यह है कि मैन कैसा है, स्टैंडिंग, यहाँ पे पकड़ो, मैन जो है वो स्टैंडिंग है, खड़ा है, तो अभी वो खुद मूव नहीं कर रहा है, तो उस वक्त पर उसे अपना अम्ब्रेला जो है वो 30 डिग्री विद वर्टिकल पकड़ना पड़ रहा है ताकि वो रेन दूर रहे। तो इसका मतलब कंडीशन कुछ कैसी है कि ये एक पर्सन है ना, और फिर उसे अपना जो अम्ब्रेला है वो इस तरह से पकड़ना पड़ रहा है ना। कैसे कि जो कि ये वाली एक्सेस अगर मैं बनाऊं तो ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो अब इधर ही आ रही होगी ना रेन, ऐसे करके ही तो रेन आ रही होगी, तभी तो वो ऐसे पकड़ रहा है। तो इसका मतलब इस एक्सिस के साथ ये वर्टिकल के साथ भी रेन भी क्या कर रही है, ये क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ रेन का भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, किसके साथ, वर्टिकल के साथ। ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। वो क्या करता है, ये अम्ब्रेला को फेंक देता है। अब फेंक देता है क्यों, वो 10 किलोमीटर पर आवर से भागना शुरू कर देता है इधर की तरफ। फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स, ठीक है, फाइंड दैट कि रेन ड्रॉप्स आर, यहाँ पे वो क्या कर देता है, अम्ब्रेला को फेंक देता है और 10 किलोमीटर पर आवर से भागता है, और वो देखता है कि अब जो रेन ड्रॉप्स हैं वो उसके सर पर डायरेक्टली लग रही हैं, सर पे डायरेक्टली लग रही हैं। तो यानी कि क्या हो जाता है, ये तो मेरी वेलोसिटी ऑफ रेन थी, ठीक है, ये तो स्टार्टिंग में था जब मैन इज स्टैंडिंग, मैन इज स्टैंडिंग, तो जब मैन इज स्टैंडिंग पोजीशन में था तब तो ये कंडीशन थी। लेकिन अब जब ये मैन जो है वो मूव करना शुरू कर देता है, ये मैन जो है वो इधर मूव करना शुरू कर देता है, कितना से, 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो अब इसे ऐसा लगता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसे लग रहा है, बट ओरिजिनली तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो इधर ही थी ना, यही थी ना वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना, ऐसी ही थी, यही तो चीज थी, 30 डिग्री एंगल बन रहा था। तो अब हमें ये चीज देखनी है। अब एक काम करो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने ये देखा कि हमारी जो वेलोसिटी ऑफ रेन थी, पहले मैं इसके कंपोनेंट करूँ, तो अगर मैं इसके इधर कंपोनेंट करूँ तो ये क्या मिलेंगे मुझे, वी आर कॉस 30, और इधर क्या मिलेगा, वी आर साइन 30। सारा का सारा अब पता है वेक्टर वाला लॉजिक है, वेक्टर सॉल्व करने हैं तुम्हें। अब बात आती है कि यहाँ पर अब तुम ये वाली जो सिचुएशन है मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, इसको ही यही वेक्टर उठा के मैं इधर बना देती हूँ, ठीक है, यही वेक्टर मैंने क्या कर दिया है, उठा के इधर बना दिया है, इसको ऐसे कर देते हैं, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन जब इधर आ गई, सोचो अब जो वेलोसिटी ऑफ रेन थी, जो कि एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, ठीक है, मैंने इस वेलोसिटी ऑफ रेन के कंपोनेंट कर लिए, तो अब इसका मतलब कुछ रहा ही नहीं, अब इसका और इसका मतलब है, ठीक है। तो ये था और ये था ओरिजिनली। फिर जब वेलोसिटी ऑफ मैन आ गई इधर की तरफ, तो जो कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन के कंपोनेंट इधर और इधर थे, अब जब इसके आने की वजह से ये वाला कंपोनेंट खत्म हो गया, तभी तो सारा का सारा रिजल्टेंट इधर आ रहा है वर्टिकली, तभी तो इस मैन को ये लग रहा है कि अरे सारी की सारी रेन जो है मेरे ऊपर ही गिर रही है वर्टिकली। यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो किसके बराबर हो गया, 10 किलोमीटर। यानी कि तो हम क्या लिख सकते हैं कि वी आर साइन 30 अगर 10 किलोमीटर के बराबर हो जाए, मतलब वही तो बात है ना कि यही वाली चीज तो थी ना, वी आर साइन 30, और इधर था मेरा ये वी आर कॉस 30। तो जब वी आर साइन 30 और ये बराबर होंगे, अगर ये, मैन को क्या लग रहा है, मैन को ये लग रहा है कि सारी की सारी रेन जो है उसके ऊपर ही गिर रही है अब, तो इसका मतलब क्या है कि अब उसे ये लग रहा है कि अब रेन जो है वो उसी के ऊपर है, उसके ऊपर है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट खत्म हो गया, किससे खत्म हो गया, मैन की वेलोसिटी से। तो हमें बस यहाँ से यही क्लू मिल गया, और तो वी आर ये 1/2 और 10, तो वी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर,
यही हो गई हमारी रेन की वेलोसिटी। तो आंसर क्या लगा देंगे? बी। तो देखो रेन वाले क्वेश्चंस और ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये एकदम से अगर नहीं हो पाते हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करना है ना, धीरे धीरे करना, धीरे धीरे समझना, ये वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ही समझ में आ पाता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ स्टेशनरी मैन ऑब्जर्व दैट। तो क्वेश्चन क्या है देखो, स्टेशनरी मैन रुका हुआ है आदमी, वो ऑब्जर्व करता है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। तो ओरिजिनली रेन की वेलोसिटी क्या है? वी आर। ठीक है, जब मैन स्टेशनरी है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हेन ही स्टार्ट्स रनिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कर रहा है ये जो कंडीशन थी ये क्या है? जब मैन स्टैंडिंग था, मैन इज स्टैंडिंग। ठीक है, मैन स्टैंडिंग था तब की सिचुएशन है। अब मैन मोशन में कर आ जाएगा, मैन इज रनिंग। अब जब मैन रनिंग कर रहा है तब क्या होगा कि मैन की भी तो वेलोसिटी आ जाएगी जो कि कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन। और भाई हमारी ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ रेन तो यही है, वो तो ऐसी ही रहेगी। बट ही ऑब्जर्व्स दैट द रेन इज फॉलिंग एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल। मतलब असलियत में तो रेन इसी तरह से गिर रही है, लेकिन उसे क्या लग रहा होगा कि अब ये जो है वो क्या कर रही है? ये 60 डिग्री विद वर्टिकल गिर रही है। ये हो गई हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जो 60 डिग्री विद वर्टिकल गिर रही है। समझ में आ गई बात? ठीक, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। इस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन को कैलकुलेट करो। तो कैसे करेंगे अब बताओ जरा, कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे कैलकुलेट? अब इस बात को समझो कि हमने ये जो इस साइड बनाया है ये क्यों है? क्योंकि ये क्या हुआ होगा? नेगेटिव वेक्टर लेंगे वीएम का। क्यों हम नेगेटिव वेक्टर लेते हैं? हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो हम क्या करते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये जो आता है ना नेगेटिव वेक्टर वाली बात, तो ये नेगेटिव वेक्टर इसकी वजह से। अच्छा, तो अभी मेरे पास ये वेक्टर है, यहाँ पे ये एंगल है 60 डिग्री, तो मैं 1060 लगा दूं। 1060 अगर मैंने लगाया तो मुझे क्या चाहिए? परपेंडिकुलर, जो कि किसके बराबर है? वीएम के। फिर बेस, जो कि किसके बराबर है? वीआर के। तो मैं क्या कर सकती हूँ? 1060 इज इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर। 1060 की वैल्यू √3। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या दे रखी थी? वेलोसिटी ऑफ मैन 12 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ रेन हमें कैलकुलेट करनी है। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वी आर क्या हो गया? 12/√3। कोई ऑप्शन है ऐसा? नहीं है। तो इसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा सॉल्व। √3 का मल्टीप्लाई नीचे, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो हो गया 12√3/4। 12√3/4। ठीक है, तो ये आंसर मेरा आ जाएगा क्या? इसको काट देंगे तो ये 12√3/3 आएगा ना, सॉरी √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3। 3 से काटेंगे तो ये 4√3 आ जाएगा वी आर की वैल्यू। वी आर की वैल्यू क्या आ गई? 4√3। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर कि 4√3। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बॉय इज रनिंग ऑन द प्लेन रोड। बॉय जो है वो प्लेन रोड पे मूव कर रहा है, ठीक है, विद द वेलोसिटी v। ठीक है, तो अब डायरेक्ट बना देती हूँ, अब ज्यादा कुछ नहीं। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉय, जो कि कितना है? v। ये रही बॉय की, रन कर रहा है। ठीक है, विद अ लॉन्ग हॉलो ट्यूब। इस क्वेश्चन को मैं तुम्हारे लिए छोड़ देती हूँ, इस क्वेश्चन को तुम खुद करना, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। ठीक है, देखते हैं क्या कैसे कर पाते हो, बट समझा देती हूँ मैं कि अ बॉय इज रनिंग ऑन द प्लेन रोड विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। लॉन्ग हॉलो ट्यूब उसके हाथ में, वाटर इज फॉलिंग वर्टिकली। तो यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो क्या है? ये ओरिजिनल वेलोसिटी ये। ठीक है, वाटर इज फॉलिंग वर्टिकली विद द वेलोसिटी ऑफ u। तो ये यही चीज मुझे क्या दे रखी है? u के बराबर। एट वॉट एंगल टू द वर्टिकल ही मस्ट इंक्लाइन द ट्यूब। वो ये कह रहा है कि जब वो भाग रहा है तो ओरिजिनली तो वेलोसिटी ऑफ रेन इस तरह से है वर्टिकली, वाटर इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ u। ठीक है, तो ये ओरिजिनल है। अब वो कह रहा है कि कितने एंगल पर उसके हाथ में जो ट्यूब है उसको वो कितने एंगल पर पकड़े, वर्टिकल के साथ वो कितने एंगल पर पकड़े, ताकि सारा का सारा पानी उसी के अंदर आए, उस ट्यूब के अंदर आए। तो यानी कि ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ही पूछ रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? तो वही बनाओ,
ये इमेजिनरी इस साइड क्या हो गया, नेगेटिव v बन गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यही आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसका एंगल बताना है वर्टिकल के साथ। अब तुम कहोगे कि अरे यहाँ पे वो पकड़ने वाली बात कहाँ से आ गई, अरे मैंने तुम्हें अभी बताया था ना, ये मैन जो भाग रहा होगा इधर की तरफ इस तरह से, तो इसके हाथ में ये ट्यूब होगी, ये होगी ट्यूब, और ये ट्यूब में इस तरह से पानी आएगा, ठीक है। अच्छा, तो बात ये है कि मुझे ये 60 डिग्री एंगल, ये सॉरी मैंने 60 डिग्री पता नहीं क्यों ही लिख दिया है, तो ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल पता करना है। तो थीटा एंगल पता करने के लिए सिंपल वही बात, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह क्या रखेंगे, माइनस v, मतलब v बेस, देखो ये परपेंडिकुलर है तो v के बराबर, बेस क्या है u के बराबर, तो v अपॉन u, तो थीटा इक्वल्स टू v अपॉन u वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। मैंने ही कर दिया, तुमने करना नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। तो ये था हमारा सारा का सारा रिवर वाला केस। तो रिवर वाले सारे के सारे केस तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि बिल्कुल वेक्टर्स की तरह सॉल्व हो रहे हैं, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, धीरे धीरे चीजें आएंगी, धीरे धीरे, एकदम से नहीं आ पाता है। मतलब ये रेन वाला क्वेश्चंस भी पहले मुझे भी नहीं एकदम से समझ में आते थे, तो धीरे धीरे समझ में आते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बनाने पर ही क्वेश्चन समझ में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है केस ऑफ रिवर। तो रिवर का हमारा लास्ट केस है ये। तो रिवर का केस क्या रहता है, तो रिवर का केस कुछ इस तरीके से है कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक नदी है, तो नदी है तो भाई नदी के कुछ विड्थ भी होती है, ये क्या है हमारी नदी की विड्थ है, नदी है जो क्या है डी, उसकी विड्थ है, ठीक है। अब एक चीज समझो कि अगर नदी की ये क्या हुई, ये नदी का बहाव है, जो पानी है उसमें फ्लो कर रहा है, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। तो देखो अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब पानी के बहाव के अलोंग ही, जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ अगर कोई आदमी तैरता हुआ स्विमर जो है, vm क्या है, vm इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। अगर मैन और वेलोसिटी दो, वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रिवर दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो मतलब अ मैन इज स्विमिंग इन द रिवर अलोंग डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि वो वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो सेम डायरेक्शन में। यही चीज कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर हो और वेलोसिटी ऑफ मैन इधर हो, मतलब नदी की धाराओं के अपोजिट वो भागता चला जा रहा है, नदी की धाराओं को चीरता हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम मोशन। तो ये डाउन स्ट्रीम मोशन, ये क्या है, अपस्ट्रीम मोशन, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो है वो हमें क्वेश्चंस में दिए होते हैं, तो समझने के लिए होते हैं बस, ये इसलिए, और कुछ भी खास बात नहीं है। इसको उठा के इधर रख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे कि अगर रिवर और मैन, मतलब ये समझ लो पानी के बहाव के अलोंग बह रहा है, पानी इधर जा रहा है, आदमी भी इधर ही तैरता हुआ जा रहा है, तो वो डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। अगर पानी इधर बह रहा है, आदमी उल्टा चल रहा है, तो अपस्ट्रीम है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो टर्मिनोलॉजी थी। अच्छा, बात आती है कि ये रिवर का पानी इधर है, फिर रिवर जो है वो डी डिस्टेंस चौड़ी है। अब बात आती है कि यहाँ पर ये इसके किनारे हैं, किनारे को बैंक बोलते हैं, बैंक, BAN के बैंक, बैंक मीन्स नदी का किनारा। तो यहाँ पे खड़े होके इस, ये जो स्विमर होता है, स्विमर है ना, स्विमर मतलब तैराक, उसको इसमें छलांग लगानी होती है, छलांग लगानी होती है, और दो कंडीशन आती है कि एक कंडीशन क्या, कि वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करते हुए नदी को क्रॉस करे, पहली। दूसरी कंडीशन क्या, कि वो शॉर्टेस्ट टाइम लेते हुए नदी को क्रॉस करे। तो हम क्या पढ़ेंगे, दो कंडीशन पढ़ेंगे। मतलब अब ये जो स्विमर है वो क्या चाहता है, नदी को क्रॉस करना, एक किनारे से दूसरे किनारे जाना, तो वो या तो दो तरीके से जा सकता है, एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करती है, तो टू क्रॉस द रिवर ओवर अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हुए हमारा स्विमर जो होगा वो डिस्टेंस इस तरह से कवर करेगा, ठीक है। ये हमारी विड्थ है डी। अब हम मान लेते हैं कि ये हमारी इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर है, क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का केस होता है,
तो हमें क्या ध्यान रखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये है कि ये जो पर्सन होगा वो इस पाथ से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कम से कम उसे नदी में ट्रेवल करना पड़े, तो इसका मतलब नदी से यहीं पहुंच जाए, ठीक है। लेकिन जब वो यहाँ नदी में कूदेगा, खुद से कॉमन सेंस लगाना कि जब पर्सन वो नदी में कूदेगा तो क्या होगा, नदी का बहाव भी तो है इधर की तरफ, वो उसे इधर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें चाहिए कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पहुंचे, कैसे पहुंचे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पहुंचे। तो यानी कि उसकी जो नेट वेलोसिटी होनी चाहिए, नेट वेलोसिटी वो किस तरफ आनी चाहिए, इधर की तरफ, इधर की तरफ क्या आनी चाहिए, वी नेट, नेट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर शुड बी अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये चीज पहली बात तो ये समझ लो कि ये हमारा है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ से अगर उसे ट्रेवल करना है, क्यों, अब तुमको इसके अलावा और कोई, तो अगर तो ऐसे ऐसे ये सारे पाथ क्या होंगे, इस वाले के कंपैरिजन में लंबे होंगे, ठीक है। तो और अगर वो नदी के बहाव के हिसाब से चलेगा तो इधर ही चलता चला जाएगा, नदी कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा, फिर तो बह जाएगा वो, है ना, पर उसे तो नदी क्रॉस करनी है, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ इससे चले। तो अब क्या होगा कि वो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ खड़ा है, अब उसे कूदना है, अब अगर वो इसी के अलोंग कूद जाता है तो ये नदी की भी तो स्पीड है, पानी का बहाव है, वो इसे इधर की तरफ खींचने की कोशिश नहीं करेगा, करेगा ना। तो उसे क्या करना चाहिए कि उसे अपनी नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी मतलब जो उसके खुद की वेलोसिटी हो और पानी के बहाव की वजह से जो उसमें टोटल चेंज आ रहा है, वो जो नेट वेलोसिटी है वो इधर आ जाए। अब उसकी नेट वेलोसिटी कैसे, नेट वेलोसिटी एक तो अपनी खुद की वेलोसिटी लेके आएगा, उससे मूव करेगा, दूसरी चीज क्या कि रिवर की वजह से भी उसको मोशन मिलेगा, जैसे अगर तुम बहते हुए पानी में कोई चीज डाल दो सिंपल, तो वो भी तो बहती हुई चली जाती है, यानी कि क्या है कि रिवर की वजह से भी तो एक वेलोसिटी उसे मिल रही है। तो इसी वजह से अब क्या होगा कि ये जो मैन होगा ये इस तरफ की डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी को रखेगा, क्या करेगा, इस तरफ की डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी को रखेगा, और रिवर की वेलोसिटी ये रही, तो इन दोनों की वजह से नेट वेलोसिटी जो आएगी वो इस तरह से आ जाए जो कि इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग रहे, तभी ये शॉर्टेस्ट पाथ से मूव कर पाएगा। तो फाइनलाइज फिर से बोलती हूँ कि जब भी स्विमर को शॉर्टेस्ट पाथ से रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा, तब तब उसकी नेट वेलोसिटी जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग होनी चाहिए। व्हाट इज नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी मतलब जो मैन के खुद के तैरने की वेलोसिटी है, और जब वो पानी में जाएगा तो रिवर के बहाव की वजह से, रिवर के फ्लो की वजह से, रिवर की स्पीड की वजह से उसे भी एक, रिवर की वेलोसिटी की वजह से उसे भी एक वेलोसिटी मिलेगी, यानी कि जब वो इधर की तरफ दौड़ेगा तो इधर की तरफ तैरेगा तो इधर वाली रिवर की वेलोसिटी की वजह से भी इसे वेलोसिटी मिलेगी, ताकि नेट जो होगा वो वी नेट इस तरफ आ जाए, ठीक है। अब बात हम करते हैं कि ये थीटा हमें निकालना पड़ता है, पूछते हैं क्वेश्चन ये आता है कि कितने एंगल से ये आदमी इधर कितने एंगल से उसमें डुबकी लगाए ताकि मतलब तैरना शुरू करे ताकि वो शॉर्टेस्ट पाथ से पहुंच जाए। तो तुम क्या करोगे, अभी अभी जैसा हम कर रहे थे, ये एक क्या बन जाता है, ये एक ऐसे करके ट्राइंगल सा बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, ट्राइंगल। तो इधर ये हो गया, फिर ये हो गया हमारा, ऐसे नहीं आते हैं, तो ये हमारी रिवर की वेलोसिटी, ये वी नेट, और ये, तो ये वी हो गया वी नेट, और ये वी आर, और ये वी एम, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या है, दिस इज द एंगल थीटा। तो अब टेन थीटा कैसे निकाल लोगे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी आर अपॉन वी एम, सॉरी वी आर अपॉन वी नेट, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये मिला, दूसरा फॉर्मूला तुम्हें क्या मिलेगा, दूसरा फॉर्मूला तुम्हें मिलेगा कि वी नेट कैसे निकालोगे। तो वी नेट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, उसी पाइथागोरस थ्योरम से अगर वी नेट निकालेंगे तो ये मेरे पास आ जाता है वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले तुम्हें अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ठीक है, कि तुम्हें वी नेट चाहिए पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम समझ रहे हो ना, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं इस वाले केस में बताऊँ, हाइपोटेनियस क्या है हमारी, वी एम उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर वी आर का स्क्वायर प्लस बेस वी नेट का स्क्वायर।
तो इस तरह से वी नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो वी नेट इज इक्वल टू इस पर अंडर रूट चढ़ा दिया, ठीक है। तो यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी। तो ये दो फॉर्मूले मिल गए। दूसरी बात ये कि तीसरा फॉर्मूला ये होता है कि कितना टाइम लगेगा इसे शॉर्टेस्ट पाथ से मूव करने में। तो शॉर्टेस्ट पाथ के तरफ डिस्टेंस कितनी है, ये एक्सेलरेशन वाला मैटर तो है नहीं यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, ये डी। कितनी वेलोसिटी के साथ, वी नेट के साथ। तो टाइम क्या लगेगा, टाइम टाइम टू कवर या फिर टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर विद शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो t इज इक्वल टू डी डिस्टेंस है, वेलोसिटी क्या है, वी नेट। बस इतना सा बात है, इतनी सी बात है, सिंपल, इतनी सी बात है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। अब हमें क्या करना है, हमने अभी तक क्या किया था, शॉर्टेस्ट पाथ से किया। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या था, जब भी शॉर्टेस्ट पाथ से कवर करनी हो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ से अगर रिवर को क्रॉस करना हो, तो मैन की जो वी नेट होती है, वो मतलब मैन की जो नेट वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ होनी चाहिए, पहला। दूसरी बात ये कि मैन नदी में जब डुबकी लगाएगा तो वो थोड़ा सा एंगल इधर की तरफ बनाते हुए डुबकी लगाएगा, ठीक है, मतलब कूदेगा रिवर में, फिर तैरेगा और फिर आगे जाएगा, ठीक है। अब बात आती है टू क्रॉस द रिवर ओवर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से कर लिया, अब हम देखेंगे टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। तो शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे क्रॉस करेगा, कम से कम टाइम में। तो कम से कम टाइम में क्रॉस करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि अब की बार जो मैन की मेन वेलोसिटी है, जो ओरिजिनल मैन की वेलोसिटी है, वो किधर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, इसी तरह से इस डायरेक्शन में मैन की वेलोसिटी होनी चाहिए। अच्छा, इस डायरेक्शन में तो हमारी रिवर की भी तो वेलोसिटी होगी, ये रिवर की वेलोसिटी होगी। तो वी नेट कहाँ आएगा, अरे भाई फिर तो वी नेट हमारा ऐसे बनेगा, ये क्या बनेगा, वी नेट। और जब ये वी नेट ऐसे बनेगा तो आदमी कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो वो तो नदी में कूदा था कि इस डायरेक्शन में, वो तो सोच रहा था कि मैं इधर पहुंच जाऊंगा, लेकिन नदी के बहाव की वजह से वो यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस इसने कवर कर लेता है, ये डिस्टेंस भी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर कर लेता है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट टाइम में होता है, कम से कम टाइम में होता है। बस ये है कि पाथ इसका लंबा हो गया, ऑब्वियसली फिर पाथ लंबा हो जाता है, पाथ लंबा हो गया और इधर यहाँ से जस्ट अपोजिट नहीं पहुंचता है, क्या होता है, थोड़ी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर हो जाती है। तो यहाँ पूछी क्या जाती है इस केस में क्वेश्चन, इसमें फिर से वही बात, यहाँ पर ये एंगल पूछा जाता है, ये थीटा एंगल। तो अब देखो तुम, यहाँ पे ये एंगल है, तो अगर मैं कहूँ उसके लिए बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये बनेगा, परपेंडिकुलर मतलब वी आर। तो अगर पहला क्लू मुझसे टेन थीटा पूछा जाए, टेन थीटा, तो यानी कि वी आर अपॉन वी एम करेंगे, है ना, ट्राइंगल के हिसाब से। अब उसके बाद ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये पूछी जाती है कि टाइम कितना लगेगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर, आखिर कितना टाइम लगेगा क्रॉस द रिवर। तो रिवर की तो जो डिस्टेंस है, रिवर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, रिवर की जो विड्थ है जो उसे क्रॉस करनी है वो कितनी है, डी, है ना, यही विड्थ तो वो क्रॉस करनी है, और कितनी वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है, वीएम के साथ। तो डी अपॉन वीएम, दिस इज द टाइम। तीसरी चीज मैं कहूँ कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स हो गई है, ये कैसे निकालेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी। तो एक बात बताओ, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये उसी टी टाइम में ही तो कवर हो गई है, मतलब टी टाइम में इसने ये वाली डिस्टेंस और ये वाली दो डिस्टेंस कवर कर ली है, वर्टिकली ये कवर कर लिया है, हॉरिजॉन्टली एक्स कवर हो चुका है। तो एक्स के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसकी वजह से कवर हुई है, वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम टी, तो यानी कि x इक्वल्स टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन।
तो ये वाले फॉर्मूले हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इतने ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो फालतू इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं तो अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। फाइनल क्वेश्चन क्या है हमारा, स्पीड ऑफ द बोट। देखो जरूरी नहीं है कि आदमी खुद ही कूदे और खुद ही तैरे, हो सकता है कि वो अपनी बोट से जाए। तो स्पीड ऑफ द बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब पानी, ठहरा हुआ पानी है। ठहरे हुए पानी में अगर जो बोट है उसकी नाव की जो स्पीड है वो क्या है हमारी, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास ये हमारी क्या होगी, अब मैं इस चीज को क्या लिख सकती हूँ, ये मेरी वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन ही दी है क्या, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर बोल रहा है इट क्रॉसेस द रिवर ऑफ वर्थ 1 किलोमीटर, तो यानी कि डी की वैल्यू क्या दे रखी है 1 किलोमीटर। फिर बोल रहा है अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, देखा यहाँ ये होते हैं, ये चीज मिलती है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का केस है। फिर बोल रहा है कि टाइम लगता है 15 मिनट, तो इसमें टाइम क्या दे रखा है 15 मिनट। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम वाले केस में मैंने टाइम क्या फॉर्मूला बताया था, डी अपॉन वी नेट, शॉर्टेस्ट पाथ वाले केस में डी अपॉन वी नेट। तो डी अपॉन वी नेट, तो टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन वी नेट। अब हमसे पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर पूछी है ना, क्वेश्चन में हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ रिवर। अच्छा, तो यहां से अब मैं क्या कर लूँ, मैं क्या कर लेती हूँ, डी मुझे दिया हुआ है, टाइम मुझे दिया हुआ है, वी नेट निकाल लेते हैं। तो वी नेट मुझे क्या मिला, डी अपॉन टी। डी क्या है, डी मेरा है 1 किलोमीटर, और टाइम क्या है 15 मिनट। मिनट को मुझे आवर में चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है, तो आवर में चेंज करेंगे तो ऊपर 60, तो 60/15, 15 4 जो 60 होता है, तो यानी कि ये 4 हो गया, तो 4 मीटर पर सेकेंड क्या आ गई मेरी वी नेट। वी नेट के लिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया था, वी नेट इज इक्वल टू क्या था, √VM² माइनस VR²। तो वी नेट यानी कि 4 है, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू VM यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर। ठीक है, देखा। अच्छा, अब इसके बाद क्या कर लेंगे, तो VR का स्क्वायर इज इक्वल टू, VR का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 16 यानी कि 9। तो इस तरह से मेरा VR² इज इक्वल टू 9 आ गया, तो VR इज इक्वल टू क्या हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, ठीक है। अच्छा, इसके ऑप्शंस में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो ये यहाँ पर इसको 3 कर देते हैं, इसका करेक्ट आंसर विल बी 3, है ना, 3 ही होगा, मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर, तो आंसर इसका 3 ही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं तुम्हें ये कराती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या, स्पीड ऑफ स्विमर इन द स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गई, स्विमर की स्पीड हो गई। ओके, तो लिख लेते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई मेरी क्या 20 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है कि स्पीड ऑफ वाटर क्या है 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो मतलब रिवर की स्पीड मेरी क्या हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, यानी कि नदी कुछ इस तरह से है और रिवर की स्पीड ऐसे है, वेलोसिटी ऑफ रिवर और मैन की। ठीक है, इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, साउथ मतलब इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, तो इधर साउथ होगा। तो मैन जो है वो इस साइड यहाँ पर खड़ा हुआ है। फिर क्या हो रहा है कि विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। देखो कितने अच्छे से वो मिलती हैं। ये जो आदमी है वो साउथ बैंक पे खड़ा हुआ है, मतलब साउथ की साइड पे, साउथ वाले किनारे पे खड़ा है, और वो नदी को क्रॉस करना चाहता है बाय द शॉर्टेस्ट पाथ। अब देख रहे हो शॉर्टेस्ट पाथ का वो दिया है, तो शॉर्टेस्ट पाथ का दिया है, तो इसका मतलब इधर की तरफ वी नेट रहना चाहिए, वी नेट इधर रहना चाहिए। तो इस आदमी को इधर की तरफ नदी में क्या करना चाहिए, नदी में डुबकी लगानी चाहिए, यानी कि नदी में तैरना चाहिए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसमें तैरना शुरू करना चाहिए। तो देखो द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स, तो मतलब हमें वो एंगल बताना है जिस एंगल के साथ ये नदी में स्ट्रोक लगाएगा, मतलब तैरना शुरू करेगा, जो भी है, हिंदी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगी, एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, ये वाला एंगल बताना है। ठीक है,
तो स्ट्रोक्स लगाएगा ये विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, नॉर्थ इस साइड ये यही है, तो एग्जैक्टली मुझे थीटा पता करना है। तो बिल्कुल सीधा साधा सिंपल क्वेश्चन पूछा है, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या कर दोगे, परपेंडिकुलर के हिसाब से वी आर अपॉन वी एम, यही बताया था। वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या दे रखी है 10, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या दे रखी है 20, 1/2। तो अब 1/2 हम क्या करेंगे, लेकिन एक मिनट, हमने यहाँ पर टेन थीटा अगर हमने किया तो टेन थीटा जैसे परपेंडिकुलर ये चाहिए, परपेंडिकुलर के लिए तो मेरे पास यहाँ पे इस फिगर में एकदम से क्लियर नहीं दिख रहा है, इस चीज़ को देखो, मैंने तुम्हें यहाँ पर जो फिगर बताया था इस फिगर को देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जो ये मैंने यहाँ पे फिगर बनाया था, है ना। तो टेन थीटा जब हम लेते हैं तो वी आर अपॉन वी नेट आता है, वी आर अपॉन वी नेट। तो टेन लोगे तो ऑब्वियसली ये वी आर, ये बनने के लिए यहाँ पे वी आर ही आएगा, है ना। और वी नेट तो बेस बनाता है, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन अगर मैं ये ले लूँ, कुछ ऐसा टर्म ले लूँ जिसमें बेस आ जाए और हाइपोटेनियस आ जाए, ताकि वी आर जो कि वी आर जो मेरा क्या बना रहा है परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस जो कि वी एम बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉस ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कॉस। तो अगर अब तुम देखो ये है मेरा वी नेट वाला वेक्टर, वी नेट वाला वेक्टर, और ये है मेरा वी आर वाला वेक्टर, और ये है हमारा वी एम वाला, तो ये है थीटा। अगर मैं टेन थीटा लूंगी तो परपेंडिकुलर वी आर हो गया, बेस क्या हो गया वी नेट, तो वी नेट हमारे पास है नहीं, हमारे पास वी आर और वी एम है, तो हम क्या ले लेंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में क्या आ रहा है, सॉरी, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू द, एक्चुअली थोड़ा सा जल्दबाजी की वजह से हो रहा है ना। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस मेरा क्या बना रहा है यहाँ पर, बेस मेरा क्या बना रहा है यहाँ पर हम देखेंगे। अब तुम अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिया तो बेस हमारे पास क्या आएगा, ये वी नेट, अपॉन हाइपोटेनियस में क्या आएगा वी एम। तो अगेन हम वी नेट में फंस गए, तो हम इसको भी नहीं लेंगे, कॉस भी नहीं लेंगे। अब हम फिर ट्राई करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या बना रहा है मेरा वी आर, तो वी आर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि वी एम। तो यानी कि वी आर मेरा क्या है, जो कि क्वेश्चन में दिया है 10, वी एम क्या है 20, दैट विल बी द 1/2। तो साइन थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा में हमारी 1/2 किसकी वैल्यू होती है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, 30 डिग्री, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया ना कि ये किस तरफ करेगा, इधर की तरफ इतनी स्ट्रोक लगाएगा, तो इधर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, इसीलिए 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो हमारा ये वाला आंसर हो गया। एक्चुअली थोड़ा सा जल्दबाजी हो रही है, मैं इस क्लास को रात के 2 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो काफ़ी लेट हो गया है, तो इस वजह से बार बार ये हो रहा था। बाकी बेसिकली तुम कॉन्सेप्ट समझ लो, है ना। तो देन ये वाला क्वेश्चन हो गया, उसके बाद हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन, सेम सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। तो जैसा वो क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन है, तो तुम्हें एक बार फिर से इसको ट्राई करना है। इसका आंसर मैं टिक कर देती हूँ, इसका आंसर है ए है इसका आंसर। एक बार इसको करके देखो, ठीक है, और समझो, सॉल्व करो, और बहुत ही सिंपल है, इसमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए सॉल्यूशन के लिए इसका आंसर मुझे मैंने तो बता ही दिया है, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व करना, ट्राई करना। बाकी यहाँ से इस लेक्चर के साथ हमारा मोशन इन 1D खत्म हो गया। इसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बाकी अपना प्लीज़ लाइक करके जाना क्लास को, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और एक कमेंट करके ज़रूर जाना प्लीज़। ओके, बाय बाय।